हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 7 नवंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ, क्विज वगैरह सब कुछ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा बिल्कुल फ्री में, तो आप एमजेटी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहीं पर हमारे वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले कल के दिन का क्विकली रिवीजन करते हैं। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया और फिक्की के अगले अध्यक्ष बन गए हैं सुब्राकांत पांडा। अभी हाल ही में दोस्तों आधार मित्र नाम का नया चैटबॉट लॉन्च किया है UIDAI ने। और हरियाणा के सीएम ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। वहीं ट्रैक एशिया कप की मेजबानी केरला करने वाला है इस बार। इसके अलावा दोस्तों लियोनेल मेसी को बैजूस का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आर प्रज्ञानंदन ये एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप में पुरुष का खिताब जीत चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में केवी कामत का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। एक बार फिर से इनको अगले 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय एकीकृत नवाचार विस्तार व्यापार मेले का उद्घाटन प्रोफेसर जगदीश मुखी जी ने किया है। इन्होंने इसे मिजोरम में उद्घाटन किया है। सीआरपीएफ ने अभी हाल ही में सीमा धूंढिया को और एनी अब्राहम को, यहाँ पर एक और नाम रहेगा एनी अब्राहम को सीआरपीएफ का पहला आईजी नियुक्त किया है महिला के रूप में। ठीक है ना। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बढ़ेंगे आज के करंट अफेयर की तरफ। पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीती? तो दोस्तों इसको जीत लिया है मुंबई ने। मुंबई की टीम पहली बार जीती हुई है। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम, पहली बार इसने जीता हुआ है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये T20 फॉर्मेट में होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। ये T20 फॉर्मेट में एक टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का। ठीक है ना, किसका? क्रिकेट का। अच्छा, हिमाचल प्रदेश को हरा करके इसने जीता हुआ है मुंबई ने। क्लियर, हिमाचल प्रदेश की टीम जो है फाइनल हारी है। हिमाचल प्रदेश की टीम ने अभी जीता था विजय हजारे ट्रॉफी, अगर आपको याद हो, विजय हजारे ट्रॉफी इसने जीता था। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश ने 2021-22 वाली। और अगर रणजी ट्रॉफी आपसे पूछा जाए तो किसने जीता था? रणजी ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट की ट्रॉफियां हैं। रणजी ट्रॉफी अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश ने जीता है इस बार। ठीक है, किसने? मध्य प्रदेश ने जीता हुआ है। फिलहाल ये क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है, तो हम लोग क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और भी रिविजन कर लेते हैं। बाकी चीजें तो यहाँ पर डिटेल में आपको दिख ही रही हैं। देखो अभी एशिया कप हुआ था। क्या हुआ था? एशिया कप। तो एशिया कप दोनों का हुआ, पुरुषों का और महिलाओं का भी। ठीक है, तो एशिया कप को थोड़ा सा हम लोग डिनोट करते हैं, हॉकी वाला भी ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। हॉकी का भी हुआ एशिया कप और क्रिकेट का भी हुआ। तो क्रिकेट वाला भी क्योंकि पूछा तो आपसे सब जा सकता है। चलो, तो हॉकी में पुरुष का और महिला का कर लेते हैं, और क्रिकेट में भी पुरुष का और महिला का कर लेते हैं। ठीक है ना, पुरुष महिला। चलिए, तो देखो दोस्तों अभी हॉकी एशिया जो एशिया कप हुआ क्रिकेट वाला, उसमें पुरुषों में जीता श्रीलंका ने। किसने जीता? श्रीलंका की टीम ने पुरुषों वाला जीत लिया। महिलाओं की टीम को भारत ने जीता। भारत ने कौन सा जीता? एशिया क्रिकेट कप 2022 महिला टीम ने। ठीक है, पुरुष ने क्या जीता? श्रीलंका पुरुष टीम जीती क्रिकेट एशिया कप। ठीक है, 2022। इसके अलावा हॉकी में अगर बात करें तो हॉकी में पुरुषों वाला जीता दोस्तों किसने? पुरुषों वाला जीता दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया ने, साउथ कोरिया की टीम ने जीता। और महिलाओं वाला किसने जीता? महिलाओं वाला टीम जापान जीती। ठीक है, जापान ने महिला में जीती। भारत जो है तीसरे स्थान पर था, ब्रॉन्ज जीता था महिलाओं वाले में भी और पुरुषों वाले में भी। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल बोले तो तीसरे स्थान पर। क्लियर? बिल्कुल, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अभी हुआ था फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप हुआ। महिला विश्व कप हुआ, भारत ही मेजबानी किया था। आपको पता है उड़ीसा में आयोजित किया गया था, उड़ीसा, बॉम्बे, गोवा में। तो इसमें जो हुआ ये अंडर 17 फीफा का महिला विश्व कप, इसको स्पेन ने जीता। किसने जीता? स्पेन ने। ये भी आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा अभी केरल जो है एशिया ट्रैक के कप की मेजबानी करने जा रहा है, उसका तो हम लोग बाद में देखेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा तब। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया? लखपति दीदी मेले का शुभारंभ तो ये किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी लखपति दीदी मेले का उद्घाटन किए हैं देहरादून में। ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया का।
दोस्तों इसे इगास पर्व के अवसर पर या इगास महोत्सव के अवसर पर आयोजित किया गया है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इगास पर्व कहाँ मनाया जाता है या इगास महोत्सव कहाँ का प्रमुख महोत्सव है, तो आप बताएंगे कहाँ का, उत्तराखंड का है। कहाँ का? उत्तराखंड का। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा आपका। एक इसी अवसर पर वहां के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया हुआ है। तो इसके तहत क्या होगा कि 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए उन्हें लोन दिया जाएगा, उन्हें टेक्निकल एडवाइस दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है, ट्रेनिंग दी जाएगी और भी बहुत सारी सुविधाएं उन्हें प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये सब किया जाएगा उत्तराखंड के द्वारा। तो उत्तराखंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उत्तराखंड आप मैप में देखोगे यहाँ पर है। यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। यहाँ पर राजकीय पशु है दोस्तों कस्तूरी मृग, और राजकीय पक्षी है हिमालयी मोनल, और राजकीय फूल है ब्रह्म कमल। क्या है? ब्रह्म कमल। यहाँ पर झीलों में 7 ताल, नैनीताल, जो भी ताल जुड़ जाए, ताल से जुड़ी झीलें हैं वो सब यहाँ पर है। सप्तऋषि कुंड भी है, माता ताल, स्यात ताल, भीमा ताल, ठीक है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नाम बदल गया है, अब वो हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। याद रखिएगा, रामगंगा नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। ओके, नंदा देवी नेशनल पार्क, राष्ट्रीय गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क, ये सभी यहाँ पर है। माना नीति लिपुलेख दर्रा भी यहाँ पर है। छपेली, छोलिया, हारुल, गढ़वाली, कजरी, ये लोक नृत्य हैं यहाँ के, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, ये पेज और अपडेट किया जा रहा है और चीजें और इन्फॉर्मेशन ऐड की जा रही हैं, तो अब आपको यहाँ पर दिखेगा और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो इसमें दोस्तों टॉप पर आ गया है इंडिया, अपना प्यारा भारत। दुनिया में सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की लिस्ट में है टॉप पर इंडिया। इसको अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है अमेरिकन कंपनी के द्वारा। इसमें इंडिया को बताया गया है कि चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ग्लोबली यहाँ पर, ठीक है। इसने चाइना, वियतनाम और भी बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। बड़े बड़े जो समझ लो कि इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनको पीछे छोड़ दिया है। अभी ये 85 देशों पर 73 विशेषताओं को लेकर के एक रिपोर्ट जारी करी गई। ये रिपोर्ट अमेरिकी कंपनी के द्वारा एक सर्वे पर आधारित थी। तो इसमें भारत को सबसे सस्ता बताया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अरुणा साईराम को किस देश की सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अरुणा साईराम को दोस्तों अभी हाल ही में फ्रांस के द्वारा, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप आर्टिकल देख पाओगे, फ्रेंच गवर्नमेंट टू ऑनर अरुणा साईराम विद सेवेलियर अवार्ड। अब देखो, ये जो अरुणा साईराम है ना, ये बहुत ही फेमस कर्नाटक की गायिका, संगीतकार, मानवतावादी वक्ता हैं, ठीक है। तो इनको फ्रांस सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला एड्रेस डे आर्ट्स एंड एट डेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये फ्रांसीसी में लिखा गया है, ठीक है। तो इससे सम्मानित किया गया है किसे? अरुणा साईराम को। अरुणा साईराम दोस्तों भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित हैं। इसके अलावा संगीत अकादमी के द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो अरुणा साईराम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है, महत्वपूर्ण नाम है। इनको अभी सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में आईएएफ और आरएसएएफ के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? तो अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स और रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स यानी सिंगापुर की जो वायुसेना है उसके बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है। ये आयोजित किया गया है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में ये आयोजित किया गया है। आप आर्टिकल देख पाओगे, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग 2022 विद रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, माफ कीजिएगा वहां पर मैंने रॉयल बताया था, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स एंड एट एयरफोर्स स्टेशन कलाईकुंडा, ठीक है। कलाईकुंडा पड़ता है आपका सिंगापुर में। तो 11वां ये इस बार का संस्करण था, 3 नवंबर को ये शुरू हुआ, ठीक है। तो 2 साल के अंतराल के बाद इस बार आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें स्टॉप पड़ी थी। तो सिंगापुर की वायुसेना और भारत की वायुसेना के बीच में ये अभ्यास था। अगर आप पिछली वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको सभी सैन्य अभ्यासों को जो रिसेंटली आयोजित हुए हैं उनका रिवीजन करवाया हुआ था, ठीक है। तो आप जरा कमेंट करके मुझे बताओ कौन कौन से सैन्य अभ्यास आज याद हैं, ठीक है। आज आपके लिए ये होमवर्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों की कार्यवाही की कार्यसूची पुस्तिका का अनावरण किया? तो इसका अनावरण किया है दोस्तों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने।
यहाँ पर आप देख पाओगे यूनियन मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह अनवील्ड ए बुकलेट ऑन एजेंडा फॉर मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी। इन्होंने 4 नवंबर को अभी हाल ही में पंचायती राज की ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तिका का विमोचन किया हुआ है। इसके तहत जो ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ मिलता है ना, जैसे मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना और भी जो भी आम जनता के लिए उपयुक्त योजना होती है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल रहेगी इस पुस्तिका में। ठीक है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में ये दिया जाएगा। बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है लेकिन आप याद रखेंगे। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक राज्य सरकार दोस्तों अभी एक अनाउंसमेंट करी हुई है कि स्कूली छात्रों को प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य रहेगा। तो कर्नाटक यहां पर आप बी ऑप्शन में लगा देंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु राज्य सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया था कि अब वो प्राइमरी स्कूलों में नाश्ता भी शुरू करेंगे, नाश्ता भी देंगे। ठीक है ना, तो नाश्ता योजना इन्होंने शुरू किया था तमिलनाडु ने, ये बहुत बड़ी योजना थी। कुछ और स्कूली शिक्षा से रिलेटेड जो आए हैं, जो टर्म आए हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे दिल्ली सरकार ने देश के मेंटर प्रोग्राम शुरू किया था, देश के मेंटर प्रोग्राम शुरू किया था। इसके अलावा हॉबी हब शुरू किया था, हॉबी हब शुरू किया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ट्विटर योजना शुरू करी है स्कूली छात्रों के लिए, ट्विटर योजना शुरू करी थी। ठीक है, ट्यूशन प्रदान करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको याद हो, सिक्किम जो है ये पहला राज्य बना था स्कूली शिक्षा के दौरान मासिक छात्रवृत्ति देने वाला। ठीक है, स्कूली छात्रों को। तो ये सभी टर्म आप याद रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया है कि अब ये मंडेट होगा 10 मिनट योगा फॉर स्कूल स्टूडेंट एवरी डे। प्रत्येक दिन 10 मिनट का योगा हर एक छात्र को करना अनिवार्य होगा। इससे क्या होगा, इससे सहन शक्ति, एकाग्रता में सुधार, मानसिक तनाव को कम करना, ये सब चीजें फायदेमंद होगी जो आएंगी, बिल्डअप होंगी छात्रों में। कर्नाटक सरकार आई है तो कर्नाटक के बारे में भी हम लोग कुछ और चीजें जान लेते हैं। ठीक है, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक आपको पता होगा कि 1% आरक्षण दे रहा है अब कहां पर, ट्रांसजेंडर्स को पुलिसिंग में, यानी पुलिस विभाग में 1% सीटें आरक्षित रहेंगी ट्रांसजेंडर के लिए। 2% आरक्षण दे रहा है स्पोर्ट कोटा को। इसके अलावा इसने अभी 15% आरक्षण से बढ़ा करके 17% कर दिया है एससी कैटेगरी वालों के लिए, और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 3% से आरक्षण बढ़ा करके 7% कर दिया है। तो ये आरक्षण से रही बात जुड़ी। ठीक है, अभी आरक्षण से रिलेटेड बहुत सारे नंबर क्वेश्चन आए हैं कर्नाटक से। अच्छा, इसके अलावा कर्नाटक में ही उडुपी जिला है एक, उडुपी में ही एक विवाद हुआ था नहीं, हिजाब वाला, जो हिजाब वाला विवाद हुआ था वो उडुपी जिला में ही हुआ था, ये पूछा जाएगा आपसे। इसके अलावा कर्नाटक ही तो है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी ने तो लॉन्च किया पहली बार। आगे कर्नाटक से स्टैटिक जान लो, यहाँ पर है कर्नाटक। ठीक है, बेंगलुरु राजधानी है, बसवराज एस बोम्मई यहाँ के सीएम है, गवर्नर है थावरचंद गहलोत, राजकीय पशु है भारतीय हाथी, भारतीय रोलर जो है ये राजकीय पक्षी है, कमल यहाँ का फूल है। ठीक है, इसके अलावा यक्षगान आप याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बाकी चीजें आप पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, ई बुक वगैरह आ गई है, तो ई बुक अगर आप लेना चाहते हो तो एमजेटी ऐप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर के ले सकते हो। एसएससी जीडी का स्पेशल बैच आया हुआ है, वर्दी बैच, बहुत ही जबरदस्त बैच है दोस्तों। इसको अगर आप लेना चाहते हो तो इसको आप ले सकते हो मात्र 499 में। ऐसे ही सीजीएल का जीएस बैच है, जीएस स्कोर बूस्टर, अगर आपको जीएस में स्कोर बूस्ट करना है तो आप इसे ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको एमजेटी ऐप पर मिलेंगी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर, आप जाकर के इसका जरूर फायदा उठाएं। अगला है, हाल ही में किसने हरित आयकर पहल की शुरुआत करी? तो अभी हाल ही में दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, आईटी डिपार्टमेंट ने आयकर पहल, हरित आयकर पहल की शुरुआत करी हुई है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, हरित आयकर इनिशिएटिव बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर इंक्रीजिंग ग्रीनरी एंड क्रिएटिंग माइक्रो फॉरेस्ट। छोटे और सूक्ष्म वन बनाने के लिए ना ये शुरू किया गया है हरित हरित आयकर पहल। हरित का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, हरियाली अचीवमेंट रिवोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि 31 अक्टूबर के अवसर पर शुरू किया गया, ये पहल शुरू की गई आयकर विभाग के द्वारा, और इसके तहत छोटे छोटे वन, सूक्ष्म वन जो हैं ये बनाए जाएंगे। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्रों में, उसके आसपास के पेड़ लगा करके, जो भी कोई बिल्डिंग होगी, सार्वजनिक जो बिल्डिंग्स होंगी, कंपनियां होंगी, उनके आसपास पेड़ पौधे लगाकर सूक्ष्म वन बनाए जाएंगे, जिससे हरित आवरण बनाया जा सके, पर्यावरण को स्वस्थ रखा जा सके। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया है ओडिशा में।
बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने ढेंकनाल ओडिशा में इसका उद्घाटन किया हुआ है। क्लियर। 3 नवंबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो फीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इन दोनों ने मिलकर के फुटबॉल फॉर स्कूल पहल शुरू की थी। देखो ये स्कूल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया, इसको भी रिवाइज कर लो, उसी में ऐड कर लो। क्लियर है। अच्छा, ये चीजें तो आपको याद हो गई। यहीं पर उड़ीसा में ही तो आपको याद होगा अभी आयोजित किया गया था अंडर 17 का फुटबॉल विश्व कप का फाइनल। ठीक है ना, अंडर 17 का महिला फुटबॉल विश्व कप, अंडर 17 का फीफा वीमेन वाला। ठीक है, जीता किसने, मैंने अभी आपको बताया स्पेन ने जीता था, कुछ देर पहले बताया था मैंने। क्लियर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें तो आप जानते ही हो। चिल्का झील याद रखना, ये फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है, इंडिया की पहली रामसर साइट यही बनी थी। इसके अलावा ये देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया। तो श्याम शरण नेगी दोस्तों आजाद भारत के पहले ये वोटर थे, पहले मतदाता थे, इनका निधन हो गया है। ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। श्याम शरण नेगी जी कुछ इस प्रकार से दिखते थे। तो इन्होंने अभी 2 नवंबर को भी एक वोट दिया, सोचिए, मतलब जाने से पहले तक भी एक वोट दे ही दिए। अभी आपको पता हो हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव चल रहे थे, वहां पर इन्होंने वोट दे दिया। 2 नवंबर को इनसे वोट मांगा गया था, तो अभी नवंबर 2 को भी लास्ट बार वोट दिए। कुल अपने जीवन में 33 बार वोट दिए हैं, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 33 बार इन्होंने वोट दिया हुआ है और आजाद भारत के पहले वोटर भी ये थे। ठीक है, तो इनका अभी निधन हो गया है। क्लियर। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए वीडियो ये हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर हेल्पफुल साबित हुई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ फाइल और क्विज आपको एमजेटी पर मिलेगी, वहां से ले सकते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था बांग्लादेश कितने भारतीय राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो आप बताएंगे 5। इजराइल की राजधानी यहाँ गलती से हो गया था, यहाँ मुद्रा रह गई। ठीक है, यहाँ पर देशों की मुद्रा लिखी गई है, इजराइल की मुद्रा होती है न्यू शकेल। क्लियर। तो ये तो टॉप 10 क्वेश्चंस थे। आज आपको क्या आंसर करना है, आज आपको बताना है UIDAI के सीईओ कौन है। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया था। बहुत ही ईजी है दोनों क्वेश्चन, इनके बारे में आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, लिखने का प्रयास जरूर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।